प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश कोटवाल आपकी इस वीडियो क्लास में पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष में आपका जो प्रथम पेपर है प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में। जो हमारा जो वीडियो क्लासेस थी, पिछली वीडियो क्लासेस, उसमें हम अध्ययन कर रहे थे व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में। हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैं जो आपकी जो पिछली वीडियो क्लासेस थी उससे आपका तारतम्य स्थापित करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने जो व्यवस्थापिका के जो कार्य थे उनको दो भागों में बांटा है, परंपरागत कार्य और आधुनिक कार्य। तो जो परंपरागत कार्य हैं वो परंपरागत कार्य हमने जिनकी चर्चा की है उनमें विधि निर्माण की हम चर्चा कर चुके हैं और कार्यपालिका पर प्रशासन, जो कार्यपालिका है और प्रशासन पर व्यवस्थापिका किस तरह से नियंत्रण रखती है, प्रशासन पर नियंत्रण रखने का जो कार्य है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम अगले जो हमारा जो कार्य है विमर्शात्मक कार्य, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो जो विमर्शात्मक कार्य है इसका व्यवस्थापिका का, वो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट शब्द की बात करें, तो पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से बना है जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका को लोकमत अथवा जनमत का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका जो अपना जो पूरा देश है, संपूर्ण देश के जो समस्त नागरिक हैं, उनकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति व्यवस्थापिका में होती है और इसे ही रूसों की सामान्य इच्छा का प्रतिरूप भी माना जा सकता है। हम देश के समस्त जो वयस्क नागरिक होते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है, वो वयस्क नागरिक मतदाता जो कहलाते हैं, उनके मत के द्वारा चुनी हुई यह सभा व्यवस्थापिका कहलाती है। और यह व्यवस्थापिका देश के विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा संबंधी और सभी कल्याणकारी कार्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महत्वपूर्ण सवालों पर विचार विमर्श करती है और निर्णय लेती है। तो इसका जो विमर्श का कार्य है, विचार विमर्श का कार्य, इसका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो अनेक विद्वान हैं वो कानून निर्माण और विमर्शात्मक कार्यों को एक ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही कार्य अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। तो कानून का निर्माण एक विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होता है जिसमें कि लोक महत्व के राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार, जबकि जो कि लोक महत्व के राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श है वो एक अलग कार्य है। कई बार लोक महत्व के मुद्दों पर व्यवस्थापिकों को अलग से विचार विमर्श करना पड़ता है और उन पर कोई निर्णय लेना पड़ता है, तो उसे हम कानून निर्माण से हम अलग ही है वो एक तरह से। राष्ट्र की जो सरकार है उसको शासन और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है और प्रशासनिक संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। जैसे देश की जो अलग अलग प्रशासनिक संस्थाएं, जैसे योजना आयोग है, वित्त आयोग है, समाज कल्याण के लिए अनेक संगठन हैं, संघ लोक सेवा आयोग है, आपका CAG है जिसे हम नियंत्रण और महालेखा परीक्षक बोलते हैं, न्यायपालिका है, और जो स्वयं जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो नागरिकों की इच्छाओं को और आकांक्षाओं को प्राप्त करने में कितनी सफल हो पा रही है, यह सब विचार विमर्श करना इसका अपनी व्यवस्थापिका का ही कार्य है। और ये समस्त इन सब महत्वपूर्ण संस्थाओं के कार्यों का और संसद के कार्यों का विचार विमर्श व्यवस्थापिका में होता है। इसलिए जो विमर्शात्मक कार्य है वह देश की जो सरकार बेहतर कार्य कर सके, श्रेष्ठ कार्य कर सके, इसके लिए इसे व्यवस्थापिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कार्य माना जा सकता है। अगर हम व्यवस्थापिका के अगले हम कार्य की बात करें तो उनका व्यवस्थापिका का जो अगला कार्य है वह है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, जिसकी हम चर्चा करेंगे। वह राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण व्यवस्थापिका कैसे करती है। थोड़ा सा पीछे छूट गया, एक बार मैं आपको पुनः दिखा दूं अपनी स्लाइड्स में, मैं दिखा देता हूं। हमने व्यवस्थापिका के जिन कार्यों की हम चर्चा कर चुके हैं उन कार्यों में से है, जैसे व्यवस्थापिका मैंने आपको पहले बताया दो प्रकार के कार्य करती है, परंपरागत कार्य, आधुनिक कार्य। विधि निर्माण जो है उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे विमर्शात्मक कार्यों के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। अब हमारा जो अगला जो हम जिस पर विषय पर चर्चा करेंगे, व्यवस्थापिका कार्य पर हम चर्चा करेंगे, वह राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण
कि व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर जो नियंत्रण रखने का जो कार्य व्यवस्थापिका का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि व्यवस्थापिका ही जो देश का जो धन होता है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अभी मैंने बात की कि देश के जो मतदाता होते हैं, देश के जो समस्त मतदाता होते हैं, वो अपने बहुमूल्य है, जो बहुत कीमती जो वोट है, उस वोट को देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और अपने प्रतिनिधि को व्यवस्थापिकाओं में भेजते हैं। और इसलिए तो और हम पहले इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्र जो संप्रभु राष्ट्र है, उसकी संप्रभुता देश के नागरिकों में निवास करती है और देश के नागरिकों की इच्छा के बिना कोई भी सरकार जो देश का धन है उसे व्यय नहीं कर सकती, न ही देश के नागरिकों पर कर लगा सकती है। तो जो यह अधिकार है संप्रभुता जो नागरिकों के पास है, जो मतदाता हैं, जो देश के वयस्क मतदाता हैं, जो देश के नागरिक हैं, अपने मत देने के अधिकार से व्यवस्थापिकाओं में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और उनके माध्यम से देश का जो धन है उस पर नियंत्रण करते हैं। तो देश के धन पर व्यवस्थापिकाओं के माध्यम से जनता नियंत्रण रखती है। और आधुनिक समय की हम बात करें तो आधुनिक समय में सभी व्यवस्थापिकाएं अपने देश के वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं और जो देश की सरकार है वो व्यवस्थापिकाओं की स्वीकृति के बिना देश के नागरिकों पर कोई नया कर नहीं लगा सकती है, कोई कर नहीं, किसी भी तरह का कर नहीं लगा सकती है और न ही देश के खजाने से, न ही राष्ट्र के खजाने से कोई धन व्यय कर सकती है। हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें तो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 265 265 और अनुच्छेद 266 266 में यह प्रावधान किए गए हैं कि विधि के प्राधिकार के बिना सरकार नागरिकों पर कोई कर नहीं लगा सकती है, कोई कर आरोपित नहीं कर सकती है और न ही राज्य की संचित निधि से कोई धन व्यय कर सकती है। ऐसी संवैधानिक अनिवार्यता के अंतर्गत सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं देश के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान करती हैं। देश का जो वार्षिक बजट है वो देश की कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है और व्यवस्थापिका की स्वीकृति के लिए व्यवस्थापिका में कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन करती है बजट के माध्यम से। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में व्यवस्थापिका अनुमानित आय व्यय को स्वीकृत करती है और राष्ट्रीय बजट को पारित करती है, जिसके द्वारा नए कर लगाए जाते हैं। आप अक्सर अगर समाचार पत्रों पर ध्यान देते होंगे, मीडिया पर ध्यान देते होंगे तो फरवरी में और मार्च में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि बजट कब आने वाला है, कब बजट, फरवरी में जनवरी में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, सरकार बजट प्रस्तुत करने वाली है, बजट में ये कर के प्रावधान होंगे, बजट में इस तरह की छूट दी जाएंगी, ये सब आने लग जाते हैं। तो जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वो अपने प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में अपने जो अनुमानित आय व्यय को स्वीकृत किया जाता है व्यवस्थापिका में और व्यवस्थापिका राष्ट्रीय बजट को पारित करती है, जिसके द्वारा नए कर लगाए जाते हैं, पुराने करों की दरों में बढ़ोतरी की जाती है या उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के सरकार एक पैसा खर्च नहीं कर सकती। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने की अपनी इसी भूमिका के अनुसार व्यवस्थापिका अपनी कुछ संसदीय समितियों के माध्यम से भी राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका की जो प्राक्कलन समिति होती है वो सरकारी खर्च पर बजट में मितव्ययता और अधिक कुशलता के लिए कार्य करती है। जो जनलेखा समिति है, लोक लेखा समिति है, वो भी देश की सरकार की विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय की पश्चातवर्ती समीक्षा करती है। इसी प्रकार राजकीय उपक्रम समिति भी विभिन्न राजकीय उपक्रमों के लेखे जोखे का समीक्षात्मक आकलन करती है। अगर हम एलन बाल की बात करें तो एलन बाल के शब्दों में एलन बाल कहते हैं कि किसी भी विधायिका के पास सरकार को खर्च के लिए धन देने का जो अधिकार होता है वह ऐसा परंपरागत अधिकार होता है, ऐसा परंपरागत हथियार होता है जिससे विधायिका सरकार की नीतियों पर, व्यवस्थापिका सरकार की नीतियों पर नियंत्रण लगाने में समर्थ होती है। फिर भी जो हम अत्यधिक स्वतंत्र विधायिकाएँ होती हैं उनमें वित्तीय नियंत्रण द्वारा नीति प्रभावित करने की सीमाएं स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। जो कार्यविधि की, बजट संबंधी जो कार्यविधि की जटिलता होती है, वित्तीय मामलों में जो विशेष जानकारी का जो अभाव होता है, ऐसी अनेक प्रकार की जटिलताएं हैं जो व्यवस्थापिका के
वे राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, व्यवस्थापिकाओं के वित्त पर नियंत्रण को कमज़ोर करती हैं। फिर भी विकासशील देशों में भी राज्यों में अनेक ऐसे देश होते हैं जहाँ ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं विद्यमान होती हैं जिनसे जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है, वो अध्यादेशों के माध्यम से वित्तीय मांगों को पारित करा लेती हैं। लेकिन फिर भी जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं, जो विधायिका होती है, वो देश को बजट को पारित करने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका के व्ययों पर और कार्यपालिका के वित्तीय नियंत्रण है उसको अपने हाथों में रखने में सक्षम रहती हैं। अतः राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण व्यवस्थापिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब हम जो हमारी जो अगली वीडियो क्लास है उसमें हम व्यवस्थापिका के जो अगले कार्य हैं, जो बहुत सारे कार्य हैं, उनमें से अगले कार्य जैसे न्यायिक कार्य है, मत देने का अधिकार का जो कार्य है, संविधान में संशोधन करने का कार्य है, इस तरह के कार्यों की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।